हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी से। तो आज आपके सामने फिर वही टाइमिंग्स जो कमिटेड थी 5 o'clock। और जैसे कि आपको मालूम है कि पहले वर्ड अपडेट के बारे में बात करेंगे, उसके बारे बात करने के बाद फिर बात करेंगे इटली के बारे में, जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। और साथ साथ में बात करेंगे कि वर्क परमिट और जो पीआर कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे उसके बारे में अब धीरे धीरे बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ लुधियाना घुमार मंडी से हम ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ से हमारा एक ऑफिस श्रीगंगानगर में भी ऑपरेट किया जा रहा है मिस्टर सिकंदर अरोड़ा द्वारा, एच ब्लॉक की डिगी पे। तो श्रीगंगानगर का जो बस स्टैंड है उससे अप्रॉक्सीमेटली हाफ किलोमीटर पे मोनालिसा बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। कैबिन नंबर 14, 15, 16 में आप मिस्टर सिकंदर अरोड़ा से काउंसलिंग ले सकते हैं। आइल्स की कोचिंग वहाँ पर बखूबी चल रही है। जो वहाँ की टीम है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। तो आप कभी भी वहाँ पर जाके 10 to 6 काउंसलिंग ले सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9815873700 पे आप कभी भी 10 to 6 मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत थैंक्स कि आप इतना सपोर्ट, इतना फेथ करते हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ पे और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बना रहे हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम कनाडा का हमारा मेन कोर बिजनेस, हमारा कोर प्रोडक्ट कनाडा है, चाहे वो स्टडी परमिट के रिलेटेड हो, चाहे विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड हो। पीआर की हम काउंसलिंग कर सकते हैं बिकॉज वी आर ऑथराइज्ड फ्रॉम RCIC पीपल। हमारे कनाडा में कैलगरी में हमारा ऑफिस है। HV ग्लोबल इमिग्रेशन लिमिटेड के नाम पे मिस्टर हरीश शर्मा जी से भी आप डायरेक्ट काउंसलिंग ले सकते हैं पीआर की, वर्क परमिट की। हम यहाँ पर जो काउंसलिंग देते हैं वो पीआर की ही काउंसलिंग देते हैं, पर जो फाइलिंग होती है वो कनाडा के जो ऑफिस है कैलगरी, वहीं से ही हमारी लॉन्च की जाती है। आज का जो मेन मकसद है, जो लोग हमें वेट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं हमारी वीज़ा से, और हमारा जो ड्यूटी है वो 10 times बढ़ जाती है कि आपकी जो फेथ है उस पर हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 10 times बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप हम पे फेथ करते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ आप पे ज़्यादा हो जाती हैं। हमें जब कोई स्टूडेंट हमारे पास आते हैं काउंसलिंग लेने के लिए, तो 100% हमारे माइंड में यही होता है कि हमारे परिवार के मेंबर हैं। जैसे हम अपने परिवार के मेंबर्स को गाइडेंस दें, वैसे ही हम आपको भी गाइडेंस दें। और ये बिल्कुल ना समझें कि आप कहीं और से बिलोंग करते हो, तो आप हमारी फैमिली से ही बिलोंग करते हो। फैमिली के लिए मैं ये बात करना चाहूँगा कि फैमिली का एक वर्ड जो आता है उसमें आपकी इमोशन जुड़ जाती हैं। हम किसी को चाह के भी हम गलत गाइडेंस नहीं दे सकते। वर्ड अपडेट की बात करें तो कनाडा, जैसे आपको मालूम है कि आप धड़ाधड़ वीज़े आ रहे हैं। रिफ्यूज़ल्स भी पहले आई, धड़ाधड़ रिफ्यूज़ल भी पहले आई, बट अब रिफ्यूज़ल्स का दौर ख़त्म हो गया हुआ है। मैक्सिमम वीज़ाज़ ग्रांट होके आ रहे हैं, PPR भी आ रही हैं। और टूरिज़म में हम अभी प्रमोशन नहीं कर रहे कि कनाडा का टूरिज़म में आप मत आप जाइए। हाँ, 100 में से 2 केस लग जाते हैं तो उसको हम प्रमोट नहीं करते। रेस्ट ऑफ जो टूरिस्ट वीज़ा की बजाय आप विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, कोई आपको स्पॉन्सर करता है या कोई इनवाइट करता है, उसमें आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करिए कोई आपका स्पेसिफिक पर्पज़ हो, तभी आप कनाडा का विजिटर वीज़ा लें। अदरवाइज़ ये साल जो है 2021 का साल है, ये आप वेट कर लें। 2022 जनवरी में पूरे द्वार खुल जाएंगे कनाडा के टूरिज़म के लिए भी। कनाडा इज़ आल्सो वेलकमिंग टू द पीपल जो कि अभी टूरिज़म के लिए वेट कर रहे हैं। उनका भी इकोनॉमिकली बहुत लॉस होता है। तो वैसे तो हर कंट्री का लॉस होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है वो एक नर्वस सिस्टम होता है। तो जब भी हॉस्पिटैलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है, जब भी टूरिज़्म पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो किसी भी कंट्री के
इकोनॉमिकल कंडीशंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो कोई भी कंट्री खुश नहीं है पिछले 1.5 साल से कि टूरिज़्म नो डाउट स्टॉप हुआ है, बहुत कम हुआ है। इवन यदि मैं बात करूं कि स्टडी परमिट के भी जो केसेस हैं, कैन यू इमेजिन कि यदि मैं 2019 की बात करूं जहां पर 1,57,000 केसेस लॉन्च किए गए थे, तो 2020 में वो घट के 77,000 ही रह गए थे। तो 50% का स्लंप भी आया स्टडी वीज़ा में भी, स्टडी परमिट में भी। टूरिज्म में तो आपको मालूम ही है कि बहुत कम लोग ही जा पाए। और अभी भी हम ये आपको यही कहेंगे कि अभी आप कनाडा के लिए टूरिज्म के लिए रुक जाइए, विजिटर वीज़ा के लिए आप जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि 6 दिसंबर से आप न्यू साउथ वेल्स भी जा सकते हैं। 250 स्टूडेंट्स का जो बैच है वियतनाम से, कोरिया से, वो जा रहा है। और सबसे खुशखबरी ये है कि आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो चुका है यहाँ पर इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो 6 दिसंबर ऑनवर्ड्स वो जा पाएंगे। तो ये न्यू साउथ वेल्स से न्यूज़ है, अच्छी खुशखबरी है सिडनी से कि आप अब विदाउट क्वारंटीन भी ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे। अब यदि ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे तो उम्मीद है कि न्यूजीलैंड भी अपने जो डोर्स है वो भी ओपन कर लेगा। साथ में बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो यूरोपियन कंट्रीज़ आपके लिए खुले हैं, आप टूरिज़्म पे, विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बात करूँ यूके की, कोई दिक्कत नहीं है, आप टूरिज़्म पे जा सकते हैं, विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं, आप स्टडी परमिट पे जा सकते हैं। पर आप थाईलैंड मत जाइए, सिंगापुर नहीं जा सकते, मलेशिया नहीं जा सकते, दुबई जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रीज़ के जो द्वार हैं वो ओपन होने जा रहे हैं। ये जो मैंने 3 कंट्री लास्ट में बोली हैं, इसके लिए आप रुक जाइए, बाकी कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। सो ओवरऑल टोटल में बात करें तो वर्ल्ड इज़ बीइंग ओपन फॉर द टूरिस्ट पीपल ऑल्सो। बहुत अच्छा टाइम आएगा जब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लोग जो हैं वो एक दूसरी कंट्री में जा सकेंगे, विदाउट क्वारंटीन जा सकेंगे। ये जो कोविड का पैंडमिक है, ये जिसने बहुत डिज़ास्टर मचाया पूरे वर्ल्ड में, उससे हम उभर पाएंगे, उभर पा रहे हैं। बट एग्जैक्टली हम उभर पाएंगे 2022 में। हमारी भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना होगी कि लोगों के जो कारोबार है, जो बिजनेसेस हैं, वो ट्रैक पे आ जाएं, इमिग्रेशन का बिज़नेस ट्रैक पे आ जाए, होटल इंडस्ट्री ट्रैक पे आ जाए, टूरिज़्म ट्रैक पे आ जाए, और जो एजुकेशन है वो ट्रैक पे आ जाए। तो ये जो मैंने 3-4 सेक्टर बताए हैं, ये किसी भी कंट्री का एक नर्वस सिस्टम होता है। नो डाउट कि यदि हमें लॉस होता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड लॉस हो रहा है। तो वर्ल्ड अपडेट के लिए मुझे लगता है कि इट वाज सफिशिएंट कि मैक्सिमम कंट्रीज़ के बारे में आपको मैंने बताया। अब जो लास्ट टाइम हमारा एक टॉपिक रह गया था इटली के बारे में, आई वांटेड कि वो मैं थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करूं। थोड़ी तबीयत, हेल्थ मेरी ठीक नहीं थी लास्ट टाइम, तो थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। मुझे लगता है कि यदि सपोज़ कोई कफ की दिक्कत आती है तो 5:20 तक मुझे सेशन वाइंड अप करना पड़ सकता है। यदि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई तो नो डाउट कि 5:30 तक हम चलेंगे, डिपेंडिंग ऑन माई फिज़िकल कंडीशंस की वो थ्रोट की इन्फेक्शंस नुकसान ना करें। तो बात करते हैं इटली के बारे में। मैंने कुछ आपको बताया था कि इटली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है। मुझे मैक्सिमम फ़ोन आते हैं कि सर माल्टा करा दो, हंगरी करा दो, लातविया करा दो, लिथुआनिया करा दो, स्पेन, पुर्तगाल है, तो इन कंट्री में सर आप हमें एडमिशन करवा दो। तो मेरी उनसे यही बात होती है कि सर मैं आपकी पूरे यूरोप में कहीं पर भी एडमिशन करा सकता हूँ। डेनमार्क में करा सकते हैं, फ्रांस में करा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में करा सकते हैं, बट व्हाट इज़ द फन? या तो आप वहीं पर डेडिकेटेड हो कि हमने वहाँ पर कहीं रिलेटिव्स के पास रुकना है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनकी मॉरल सपोर्ट है, वो बात अलग है। शेंगन में किसी भी कंट्री में जाना हो आपने, इटली को छोड़ के, इवन इटली को भी जो मान लेते हैं, तो 5,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। अब मैं 90 से मल्टीप्लाई करूँ 10,000 को तो 9 लाख बनता है। 9 लाख के साथ साथ यदि आपको नो डाउट कि 5-7 लाख रुपये शो भी करना पड़ता है। जर्मनी में तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट शो करना पड़ता है 10,000
यूरो के अप्रॉक्सीमेटली। कहने का मतलब ये है कि 15-17 लाख रुपए लगाने के बावजूद यदि आपका चलो वीज़ा आता नहीं आता है, वो बात की बात है। मोटी मोटी बात यह है कि यदि हम आपको ऐसी कंट्री दे दें यहाँ पर एजुकेशन ही फ्री हो, जहाँ पर आपका शो फंड भी कम हो, तो वो आप प्रेफरेंस में लाएंगे या वो कंट्री लाएंगे जहाँ पर 9-9, 10-10 लाख फीस है, 6.5 बैंड रिक्वायर्ड है, नॉट लेस देन 6। अब डेनमार्क में तो 6.5 बैंड रिक्वायर्ड है, नॉट लेस देन 6। स्विट्जरलैंड में भी 6 बैंड रिक्वायर्ड है। अब फ्रांस में जाएंगे तो नो डाउट कि थोड़ी फ्रेंच भी आनी चाहिए, स्पेन में जाएंगे तो नेचुरली की स्पेनिश आनी चाहिए, पोर्तुगल में जाएंगे तो पोर्तुगीज आनी चाहिए, इटली में जाएंगे नो डाउट आपको इटालियन लैंग्वेज का A1 लेवल आना चाहिए, बेसिक्स तो आपको आने चाहिए। ये आप किसी भी कंट्री में जाएंगे आपका ही बेनिफिट है। जब वहाँ पर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी होटल में आप जाते हैं, अब वहाँ के लोग तो नो डाउट कि लोकल और रीजनल लैंग्वेज ही बोलेंगे। यदि आपको वो लैंग्वेज में कंपैटिबिलिटी है, कंफर्टेबल है, तो नो डाउट कि आपकी स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री में जाइए, आपको A1 लेवल की जो यूरोपियन हम कॉमन फ्रेमवर्क कहते हैं, लैंग्वेज फ्रेमवर्क कहते हैं, कि A1 लेवल तो आपको आना चाहिए। बेसिक्स होता है। A1 लेवल का मतलब होता है IELTS में जैसे 5 बैंड होते हैं, तो ये A1 लेवल होता है। ऐसे A1, A2, B1, B2। तो सर्वाइवल के लिए तो आपको B2 लेवल पे जाना चाहिए। इवन यदि मैं क्यूबिक की बात करूं तो वहाँ पर मॉन्ट्रियल में जो एडमिशन लेते हैं फ्रेंच उनको आनी चाहिए। हम कह तो देते हैं कि भी कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही सब कुछ होगा, बट वहाँ पर लोकल जो लैंग्वेज है वो तो फ्रेंच ही है ना। ऐसे ही आपको यदि सपोज किसी भी शेंगन कंट्री में जाते हैं तो आपको उसकी लोकल रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं बात कर रहा था फीस स्ट्रक्चर की। देखो मेजर पार्ट तो फीस स्ट्रक्चर होता है। मैक्सिमम लोग जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। मैं आपको कहूँ कि 10,000 यूरो में मैं आपको माल्टा पहुँचा रहा हूँ या हंगरी पहुँचा रहा हूँ, और एक साइड पे मैं ये कहूँ कि आपको मैं 156 यूरो में मैं इटली पहुँचा रहा हूँ, तो दोनों में कितना फ़र्क है? 156 यूरो। वैसे तो $1,000 यूरो तक इसकी फ़ीस चली जाती है, हम 1,000 यूरो ही बोलते हैं। वीडियो में लाइव में तो मैं 1,000 यूरो ही बोलूँगा, बट जो हमें प्री एनरोलमेंट लेटर आए हैं, जो हमें ऑफर लेटर आती है, उसमें 156 यूरो लिखा होता है और वही फीस होती है। और वो वहाँ पर आपको वीज़ा लगने के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैसीना यूनिवर्सिटी है, सेपिएंजा है, पीसा है, ब्लॉगना है, जिनोवा है, तो ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हैं। तो फिर 10,000 यूरो की तरफ भागने की क्या ज़रूरत है? इटली में जाते हैं तो इटली का पासपोर्ट की रैंक, जैसे मैंने बताया ना कि मैं वीडियो डालता रहता हूँ कि टॉप जो पासपोर्ट रैंकिंग कंट्रीज़ हैं, तो इटली का जो रैंक है ना वो 4th रैंक है पासपोर्ट का पूरे वर्ल्ड में। कनाडा का 9th है, इटली का 4th है। तो वाई नॉट टू गो टू इटली? मैं इटली को ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा। देखिए इटली को प्रमोशन का मतलब ये नहीं मैं लाइव बोल रहा हूँ तो प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जब फ्री ऑफ कॉस्ट की ऑप्शन है, आपकी लैक ऑफ नॉलेज के कारण, आपकी अवेयरनेस ना होने के कारण, यदि आप 10,000 यूरो यूज़ कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? अब लाइव होने का किसी एक को तो फ़ायदा हो जाए। लोग प्रमोट क्यों नहीं करते, कंसल्टेंट प्रमोट क्यों नहीं करते? उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो आपको समझ आ गया होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कमीशन तो आएगी नहीं। अब मुझे कमीशन तो आनी नहीं है, मैं आपका केस डालूंगा तो मुझे आपसे कुछ पैसा लेना पड़ेगा, अपने सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा। अब उस एक्स्ट्रा पैसे में क्या करना हमने? उस एक्स्ट्रा पैसे में हमने नो डाउट कि आपका प्री एनरोलमेंट तो निकलवाना ही होता है ना यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ फिर हमने आपकी जो HRD है वो करवानी है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से नोटराइजेशन है, वो 2 बार करवानी पड़ती है। एक बार तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से करवा दी, उसके बाद फिर उसको कलर स्कैन करके फिर नोटराइज करानी पड़ती है। फिर आपके जो अपोस्टल कराने के बाद आपके जो इटालियन ट्रांसलेशन में नोटराइज करानी पड़ती है, वो भी एम्बेसी के जो नोटराइज पर्सन है, इटालियन नोटराइज पीपल है, उनसे करानी पड़ेगी, तो वो भी खर्चा लगेगा। फिर आपकी एम्बेसी की फ़ीस वो खैर आप दे सकते हैं, आप हमारे थ्रू दे सकते हैं, वो भी आप जैसे मर्जी कर लो। उसके बाद फिर इंश्योरेंस भी है। अब DOV जो डिक्लेरेशन वैल्यू है, जहाँ पर आपकी अपोस्टाइल है,
आपका नोटराइजेशन है, ट्रांसलेशन है, तो इसके तो चार्जेस पड़ते हैं। फिर सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि आपकी स्कॉलरशिप है यहाँ पर 5200 यूरो की स्कॉलरशिप, कैन यू इमेजिन। और यदि आप वहाँ पर यूजी के कोर्स करने जा रहे हैं तो 3 साल आपको 5200 यूरो मिलता रहेगा। अब देखिए फीस तो है नहीं आपकी, साथ में आपको यूनिवर्सिटी 5200 यूरो दे रही है, वो भी 1 साल का नहीं 3 साल का। यदि आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो 2 साल का, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। 5200 यूरो आपको 2600 यूरो में 2 इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, बट वो कौन सा बुरा है, मिल तो रहा ना आपको। तो वाई टू स्पेंड 10,000 यूरो। अब मुझे कहते हैं सर इटली में कोई एक्सवाइजेड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर करवा दो, तो मैं कहता हूँ फ़ीस कितनी है सर, अप्रॉक्सीमेटली होगी $9-10,000। तो मैंने कहा जो मैं बता रहा हूँ वो 156 यूरो है। अब मुझे कमीशन तो आनी नहीं है, अब मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ, मैं कह भी रहा हूँ प्रमोशन के सेंस में बता रहा हूँ कि आप इसमें आपकी चॉइस बना सकते हैं, नहीं जाएंगे आपकी मर्ज़ी है। दूसरा इसका एक ही इंटेक है। सेकंड जो नेगेटिविटी है इस प्रोग्राम में, वो 1 साल में 1 इंटेक मिलना है आपको अक्टूबर का। इसलिए मैक्सिमम जो कंसल्टेंट है वो लोगों को बताती नहीं है। वो कहते हैं कि एक तो फ़ी नहीं है, क्या ज़रूरत है काम करने की, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 8-10% कमीशन आ जाएगा, 10 लाख फीस होगी, 1 लाख रुपये आ जाएगा मोटा मोटा। तो मैं भी कर सकता हूँ, माई वीज़ा ओवरसीज़ भी कर सकता है, बट इंटेंशन वही क्लियर है कि मेहनत तो वही करनी है हमने, क्यों ना किसी का भला किया जाए। 156 यूरो या 1000 यूरो अप टू, या 10,000 यूरो, चॉइस आपकी है। इनटेक एक ही है। आजकल में आपको एडमिशन्स के लिए एनरोल कराना पड़ेगा, क्योंकि जब बात आती है स्कॉलरशिप की तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये काम चलता है, पहले आओ पहले पाओ। तो जिनकी पहली इनरोलमेंट होगी उनको चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी तो यही कोशिश होती है कि आप किसी से भी करवाएं केस, जल्दी करवा लें, ताकि आपका जो प्री एनरोलमेंट लेटर है वो फरवरी-मार्च तक रिलीज़ किया जाए। उसके बाद फिर आपका DOV का प्रोसेस होता है, उसको भी 20 दिन महीना लग जाता है। उसके बाद फिर एम्बेसी का प्रोसेस है, तो जून-जुलाई तक ये प्रोसेस पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, 7-8 महीने का ये प्रोसेस है, कैन यू इमेजिन। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको 5200 यूरो की स्कॉलरशिप है, फ़ी कम है, DOV का काम हम करवा देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। और साथ में यदि आपका एनरोलमेंट तो हम निकलवा के देंगे आपकी, है ना। तो ये चीज़ें आपकी माई वीज़ा ओवरसीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब दिमाग आपका निश्चिंत हो गया, आप घर बैठिए। आपको टाइम बाय टाइम जो प्रोसेसिंग में आपकी फ़ाइल होती है आपको बताते रहते हैं कि आप इस स्टेज पे आपकी फ़ाइल है, इस स्टेज पे आपकी फ़ाइल है। सो इटली के लिए मैं इसलिए कह रहा था कि जो मेरे फ्रेंड्स व्यूअर्स जाना चाहते हैं, इस वीडियो को तो खैर जो लाइव है वो तो खैर सुन ही रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पे भी हम डाल देते हैं दोबारा, ताकि जो नहीं सुन पाते, जो मेरे साथ लाइव नहीं हो पाते, वो बाद में सुन लें। तो इटली के लिए ज़रूर आप इसको सोचिए, समझिए, पैसा ना के बराबर। तो ये तो मैंने इटली की बात कर दी। अब सपोज़ आपका कोई इटली में कोई क्वेश्चन आता है, तो मेरी एक वीडियो है माई वीज़ा ओवरसीज़ का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने एक वीडियो डाली हुई है इटली के रिलेटेड। तो मैक्सिमम जो नॉलेज है मैंने वहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है। 80 to 90% आपको वहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो आपके सोल्व हो जाएंगे। 10-20% आपके क्वेश्चन रह भी गए, आपके 2-4 क्वेश्चन रह भी गए, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे फ़ोन नंबर 9815873700 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं PR के बारे में। वही पिछली स्टेटमेंट को थोड़ा सा दोहराऊंगा मैं कि ग्रेजुएशन की 3 साल का एक्सपीरियंस, PR फ्रॉम हेयर, फ्रॉम इंडिया, वही स्टेटमेंट जो है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इशू करेंगे क्योंकि टाइमिंग्स, इसके बाद हमने वर्क परमिट के बारे में बात करनी है कि वर्क परमिट कौन कौन ऑथराइज है, कैसे कैसे आपको मिल सकता है। हम वर्क परमिट का काम नहीं करते। हमें कोई भी, मेरे फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वर्क परमिट के लिए या किसी भी कंट्री के वर्क परमिट के लिए कॉल्स मत करिए। पर अवेयरनेस तो चाहिए ना।
अब ये तो है नहीं कि हम वर्क परमिट नहीं करते तो हमें नॉलेज भी नहीं है, हमारा एक फ़र्ज़ तो बनता है ना आपको अवेयर करना, तो उसके लिए तो हम आपको बताएंगे। पीआर के बारे में बताना ये चाहता हूँ कि यदि आपके 30 साल से कम उम्र है तो 777-8, 30 साल से आपकी एज ज़्यादा बढ़ गई, 31 ऑनवर्ड्स हो गए, 8888 नहीं आ सकते तो पीएनपी में नहीं बनती बात तो LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट इशूड बाय ESDC डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट सोशल डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा, उससे भी नहीं होता तो AIPP एथलेटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो मेरी वीडियो है AIPP पे माई वीज़ा ओवरसीज़ के यूट्यूब चैनल पे वो भी है, वो आप देख सकते हैं। मैक्सिमम क्वारीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी कि आप 4.5 बैंड पे भी आप कनाडा की PR ले सकते हैं, पर कौन से प्रोविंस है वो आप देख लीजिए। ये भी नहीं होता तो फिर स्टडी परमिट। अब मुझे कहते हैं कि सर स्टडी परमिट पे तो अब 18-20 लाख कौन लगाए, तो मैंने कहता हूँ फिर ठीक है, डबल बैंड लीजिए, कहीं पर तो अपनी क्वालिटी दिखाइए आप, कहीं पर तो परफॉर्मेंस दिखाइए अपनी। यदि आपकी परफॉर्मेंस आइल्स में है तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1,80,000 में आपकी PR, और नहीं है तो 25-25 लाख लग जाता है। तो हम इसकी फेवर में नहीं रहते, 25 लाख की फेवर में कभी भी माई वीज़ा ओवरसीज़ रहा ही नहीं है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो कहते हैं सर कोई बात नहीं लगा देंगे पैसे, तो मैं कहता हूँ फिर विजिटर वीज़ा पे चले जाओ, वहाँ पर जाके खुद जाके ढूंढ लो, आप ऑनशोर जाके देख लो, क्या ज़रूरत है आपको किसी कंसल्टेंट को 20-25 लाख या 5-10 लाख देने के लिए, यहाँ पर फिर फ्रॉड होगा, फिर FIR होंगी, फिर पर्चे होंगे, फिर पुलिस आएगी, क्या ज़रूरत है। आपके 25 लाख रुपये कैश है तो ITR अच्छी भरी है और कनाडा को चलिए, तो मुझे लगता है कि ये आपकी सेफ साइड होगी। अब ये तो PR के बारे में मैंने आपको 3-4 मिनट में बता दिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोलता रहा हूँ तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन हो जाती है। अब बात करते हैं वर्क परमिट की। तो यदि हमें, खैर हमें तो बहुत कम कॉल्स आती हैं वर्क परमिट के बारे में, हम तो कहते हैं कि आप फ़ोन काटोगे हम फ़ोन काटें, हम तो खैर फ़ोन डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं वर्क परमिट के लिए, क्योंकि पंजाब में वैसे भी कोई जो कंसल्टेंट है वो वर्क परमिट नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस के उसके पास ICCRC मेंबरशिप है, RCIC की स्पोज मेंबरशिप है, तो वो ठीक है, वो कर सकते हैं। हर एक कंसल्टेंट जो ऑथराइज नहीं है, हाँ ये जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस लिया हुआ है, उनकी emigrate.gov.in की जो वेबसाइट है उस पर कंसल्टेंट के नेम, फ़ोन नंबर, वेबसाइट्स, एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, तो वो लिखा होता है। तो हमारे पास तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस नहीं है, हमारे पास तो जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस है पंजाब का, उसमें हम आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप किस कंट्री में कैसे जा सकते हैं। उसके लिए हम गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है, उसके हमारे कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, वो हम ले लेते हैं वीज़ा लगने के बाद, पहले हम नहीं लेते। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क परमिट के लिए हम ऑथराइज नहीं हैं। और वर्क परमिट के लिए धांधली कैसे होती है ये सुन लीजिए। सबसे पहली धांधली होती है कि सर पहले तो जो एक व्यूअर फ़ोन करता है ना हमारा, या सपोज कोई क्लाइंट फ़ोन करता है, तो वो पहला क्वेश्चन ये करता है कि सर कनाडा का वर्क परमिट है आपके पास? तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग होती है। हमारे पास कैसे होगा? वो तो कनाडा की एक इमिग्रेशन जो वहाँ की कैटेगरी वही इशू करेंगे ना। अब वहाँ का बंदा यहाँ पर सपोज बेच रहा है कोई वर्क परमिट, तो नो डाउट उसके पास ऑथराइजेशन लेटर तो होगा। ऑथराइज लेटर का मतलब ये होता है कि वो CCRC मेंबरशिप उसके पास होगी, वो कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट है या सिटीजन है, वो कर ले, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, उसके पास मारा एजेंसी है, कर ले, कोई बात नहीं। बट ऐसे आप किसी भी कंसल्टेंट से, अब जैसे मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 17,000 कंसल्टेंट पूरे पंजाब में है, लुधियाना में 1,000 प्लस है। तो कईयों को फ़ोन आते होंगे, यदि मुझे फ़ोन आते हैं कि सर वर्क परमिट के लिए कुछ देख लो, तो हम तो खैर ना करते हैं, तो बाकियों के भी फ़ोन आते होंगे। अब बाकियों को क्या रिएक्शन है वो मुझे नहीं मालूम, बट ऑथराइजेशन नहीं है। आप 20-25 लाख में मत फंसिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कईयों के पास जो ICCRC एजेंसी भी है, जो उनकी मेंबरशिप भी है, जो रेजिडेंट भी है कनाडा के, वो भी यहाँ पर आके
कई बार उनकी दिक्कतें आ जाती हैं, उन पर भी कईयों के FIR हुई है। तो वर्क परमिट के पीछे ऐसे मत भागे कि ये बहुत ही ईजी है, कि LMI तो मिलनी बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता। हाँ, यदि आप ऑनशोर जाते हैं वहाँ पर ईजी रहता है। आप विजिटर वीज़ा जाके वहाँ पर आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट इज़ पॉसिबल, वेरी मच श्योर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ से चलो मान लीजिए आपको LMI मिल भी गया, अब दिल्ली में जो कनाडा की एम्बेसी है वो आपको वीज़ा नहीं देती, फिर क्या करेंगे आप? फिर भी तो पंगा पड़ सकता है ना, फिर तो नुकसान हो सकता है ना आपका। अब स्टार्टिंग में कोई भी कंसल्टेंट आपसे 2-4-5 लाख तो लेगा ही लेगा, क्योंकि $1000 तो जो गवर्नमेंट की फ़ीस है LMI की। फिर वो कहता है जी मुझे अपने सर्विस चार्ज चाहिए, फिर वो कहता है कि जो कनाडा में जो एम्प्लॉयर बैठा है पता नहीं किस किस नाम पे वो पैसा लेते हैं। चलो मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए ले लिया, अब वो लिखवा लेते हैं कि यहाँ पर 3 लाख रुपए आपका नॉन रिफंडेबल है, तो वो कहाँ पर गया? एलिजिबिलिटी देखते नहीं। अब वो 10th फेल है, 45 साल की एज होगी, एक्सपीरियंस कुछ है नहीं है, तो अब कंसल्टेंट कह रहा है कि भेज देंगे भैया कोई बात नहीं, 25 लाख रुपए लेंगे, 5 लाख पहले दे दो, 3 लाख नॉन रिफंडेबल है। तो इन ऐसी जो लेयर वाली बातें होती हैं इनसे बचिए। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि जो 10th फेल है, जो 10th पास भी है, इंडिया में तो जॉब करनी मुश्किल है, पंजाब में जॉब मिलनी मुश्किल है, तो कनाडा वाले कैसे उसका वेलकम करेंगे? आप कुछ इस चीज़ों को समझिए कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी इंडिया में या पंजाब में या जो आप रीजनल एरिया में आप रह रहे हैं इंडिया में, वहाँ पर आपको कोई जॉब दे सकता है? जहाँ पर जॉब मिलती ना हो तो आपको कनाडा में मिल सकती है। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? इंग्लिश बोलनी आती नहीं, अंग्रेजी बोलने के बगैर तो आप कनाडा जा ही नहीं सकेंगे ना। विजिटर वीज़ा पे कोई दिक्कत नहीं है, पर काम करना तो आपको वहाँ का जो बंदा है उससे तो आपको कॉन्वर्सेट इंग्लिश में करना पड़ेगा ना। तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि आप बिना इंग्लिश के, चलो बिना IELTS के जा सकते हैं, बिना इंग्लिश के कैसे जाएंगे आप? तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि ऐसे 20-20, 25-25 लाख रुपया अपने घर के जो घर मकान है, दुकान है, वो मत बेचिए। अपनी जो मेरे फार्मर्स हैं इतनी दुख में बैठे हुए हैं इतनी घड़ी में, तो आप पैलियाँ बेच देते हैं, अपने घर की ज़मीनें तक बेच देते हैं, उनको लीज पे रख देते हैं, तो 20-20, 25-25 लाख रुपया निकाल के और एक कंसल्टेंट को पकड़ा देते हैं। और कंसल्टेंट ने क्या करना है? फ़ोन ही बंद करना, उसने क्या करना है? सिम गया, बंदा कहाँ पर है, लगे रहो। गलती हमारी होती है। चलो कंसल्टेंट का आपको घर भी मालूम है और उसका आपको सोशल सर्कल भी मालूम है, फिर भी बहुत ही सोच समझ के उस कंसल्टेंट ने ऑलरेडी कितने वर्क परमिट लगवाए हैं वो चेक करिए। जिनके लगवाए हैं उनकी कनाडा के लैंडलाइन से बात करिए, कुछ ना कुछ तो करिए। मतलब ब्लाइंड फोल्डेड होके आंखें बंद करके 20-25-30 लाख का ये गेम मत खेलिए। और फिर आप कहेंगे कि पुलिस हमारे लिए बैठी हुई है, कि हम एकदम धड़ल्ले से पुलिस के पास जाएंगे, और पुलिस तो बैठी इस काम के लिए कि कंसल्टेंट ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। तो हम अपना नहीं बताते कि हम कितना आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। ना हम उसकी वेबसाइट देखते हैं, ना हम उसका सोशल सर्कल देखते हैं, ना हम उसका कोई बिजनेस का सर्कल देखते हैं। बस किसी ने कह दिया कि आपको कनाडा भेज देंगे। अब पहले क्या होता था कनाडा के नाम पे, अभी तो खैर पंजाब में थोड़ा सा काम इसका कम हो गया, ना के बराबर ही है, क्योंकि पुलिस बहुत जो विजिलेंस है वो बहुत सतर्क है। कि पहले तो क्या होता था कि जो डायग्नोस्टिक जो लेबॉर्ट्री थी वही धंधा करती थी कि आपने मेडिकल करवाना है, 5000 रुपये लेती थी। तो काम था 150 से 200 रुपये का, वो भी किसी के सैंपल किसी को चिपका दिए। बड़ा कुछ हुआ आज से 4-5 साल पहले। जो यहाँ के जो पंजाब के या लुधियाना के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत कुछ मालूम होगा कि कितनी FIRs हुई हैं जो यहाँ पर वर्क परमिट काम करते थे। अब 1-2-4-5 लोग बैठे होंगे, हाँ वो हो सकता है उनके पास लाइसेंस हो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई धड़ल्ले से कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम करता है आप उसको उसकी शिकायत करिए, उनको आप पुलिस के सामने लेके आइए, उसको आप डिस्क्लोज करिए कि ये बंदा गलत काम कर रहा है। तो ये भी हमारी फ़र्ज़ बनता है। और पहले तो कहते थे कि ठीक है आप सर 1000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 5000 रुपया आपने मेडिकल का देना है, उसके बाद 26,525 रुपये आपकी ऑफर लेटर की फ़ीस है। तो ये 32-33 हज़ार रुपये कमाने के बाद वो कहते हैं सर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जी, आपका ऑफर लेटर नहीं आ रही, आप सर एलिजिबल नहीं हो। तो लोगों ने एक एक बंदे से, अब एक ये बुलाते कैसे थे, अब जैसे मानो पंजाब में ये कोई नेक्सस काम कर रहा है,
वो बुलाता था गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से या राजस्थान से या थोड़े से दूर इलाके से, ताकि 5, 10, 15 हज़ार के लिए वो कितने के चक्कर लगाएगा यहाँ पर। तो भोले वाले लोगों को फंसाते थे। वैसे ही एसोसिएट रखे हुए थे कि आओ हम आपको 30,000 लेके 10,000 आपको दे देंगे। और जो एम्प्लॉय काम करती थी वो भी ऐसा था कि 15,000 रुपये सैलरी दे दी, 20,000 सैलरी दे दी, कोई एक बंदा लेके आओगे हम आपको उसके लिए 5,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये देंगे। तो ये धांधली बहुत चली। जिनको नहीं मालूम उनको मालूम होना चाहिए, जिनको मालूम है वो बच जाएंगे। तो लाइव होने का मकसद सिर्फ उनके लिए है जिनको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। जो बहुत बड़े इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, उनके लिए तो मैं बना ही नहीं, उनके लिए ये वीडियो नहीं बनी। हम उनके लिए लाइव नहीं होते, हम लाइव होते हैं उनके लिए जिनके पास इमिग्रेशन की नॉलेज नहीं है, जिनको एजुकेशन के बारे में नहीं मालूम, उनको थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। हम उनको बताने की कोशिश करते हैं जो वर्क परमिट के झांसे में आते हैं, मत आइए। हम उनको बताने की कोशिश करते हैं जो पीआर के बेसिस पे लोगों से ठगी मारते हैं या खुद भी ठगे जाते हैं। पीआर इतनी आसान थोड़ा है। आप क्या समझते हैं कि 470 या 480 पॉइंट्स लेने बहुत आसान है? अब एक बंदे ने बीटेक की है, 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, 777 बैंड लेके बैठा हुआ है, उसको पीआर मिलेगी कि एक 12th पास को पीआर मिल जाएगी? हाउ दिस इज पॉसिबल? राइट। सो मेरे ख्याल में पूरा 30 मिनट ही ले लिया मैंने। भगवान ने चलो कृपा की कि खांसी कम आई। और नेक्स्ट वीक 19 नवंबर को 5 o'clock आप कोशिश करेंगे कि 5 to 5:20 तक ही चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 30 मिनट का टाइम कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो मुझे लगता है। तो अगली जो सेशन है कोशिश करेंगे कि 20 मिनट की रखेंगे हम, और मेजर सी बात जो है वो आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट टाइम 19 नवंबर इवनिंग 5 o'clock मैं आपके साथ दोबारा फिर इस मंच पे हाजिर होऊंगा, और कुछ इमिग्रेशन के रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होंगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत थैंक्स आपका मेरे साथ लाइव होने के लिए। शुक्रिया।